हेलो बच्चों, आप सभी ने ये सीख लिया होगा कि गवर्नमेंट बजट होता क्या, अर्थात सरकारी बजट होता क्या है। ठीक, उसकी परिभाषा हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझा दी थी। आइए अब हम गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं, यानी गवर्नमेंट बजट यानी सरकारी बजट का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, अर्थात सरकार जब गवर्नमेंट बजट तैयार करती है तो उनका लक्ष्य क्या होता है, किन बातों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट बजट तैयार किया जाता है। तो आइए, तो सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव में कि जो देश का जो जीडीपी होता है, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका मतलब होता है कि जनरली एक साल के अंदर एक देश के अंदर कितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका कुल जोड़ लगाकर सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। सिंपल सी भाषा में कि भारत में एक साल के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है, चाहे कोई वो वस्तु हो यानी गुड्स हो या सर्विसेज हो यानी सेवाएं हो, तो जब हम उसका एक साल में होने वाला उत्पादन जोड़ देते हैं तो वो जीडीपी निकल कर आता है। ठीक, अब किसी भी देश को अगर किसी भी देश का ये पता लगाना है उस देश का विकास कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसमें जीडीपी में जो होने वाली वृद्धि जो होती है यानी जीडीपी में जो इंक्रीमेंट होता है उस रेट के आधार पर यह तय किया जाता है कि उस देश में विकास किस गति से हो रहा है। दूसरी भाषा में जो किसी भी देश के समाज कल्याण या डेवलपमेंट के सूचकांक के रूप में यानी इंडिकेटर के रूप में जीडीपी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और खासकर रियल जीडीपी को यूज किया जाता है। तो वही है ये जीडीपी। ठीक है, तो अब ये माना जाता है अगर किसी देश का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो उस देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। तो देखिए बच्चे, तो यहाँ पे क्या है कि जीडीपी का मतलब है आउटपुट से, यानी एक साल में होने वाले उत्पादन से। अब उत्पादन जो है, उत्पादन बढ़ता किससे है, यानी उत्पादन किस पे निर्भर करता है, निवेश पर। निवेश का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब निवेश जैसे भारत जैसे या किसी भी देश के अंदर निवेश दो लोग करते हैं, एक होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं हम लोग, यानी सरकारी निवेश या सार्वजनिक निवेश, और या तो निजी निवेश। ठीक है, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, यानी निवेश दो लोग करते हैं, यानी गवर्नमेंट और कौन करता है, प्राइवेट इन्वेस्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी निवेश से ही, अगर सिंपल सी बात है किसी भी देश का उत्पादन बढ़ाना है तो आपको मतलब उस देश को निवेश करना पड़ेगा, और निवेश करने के लिए उस सरकार के द्वारा निवेश किए जाते हैं और निजी क्षेत्रों के द्वारा निवेश किए जाते हैं। तो अब सरकार गवर्नमेंट बजट बनाते वक्त क्या करती है, देश का जीडीपी बढ़ाने का प्रयास करती है, यानी उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करती है। तो उसमें सरकार क्या करती है, यानी एक तो निवेश करते वक्त सरकार ध्यान देती है, सरकार फैक्ट्रियां, तमाम प्रकार के पुल, डैम्स और तमाम प्रकार की परियोजनाएं लाती है और क्या कर रही होती है, निवेश कर रही होती है। और जब निवेश करती है रोजगार उत्पन्न होता है और लोगों को जब रोजगार मिलता है उनकी आय में वृद्धि होती है, तो वो बेहतर होता है उस देश के लिए। ठीक है, ऐसे ही प्राइवेट जो इन्वेस्टर होते हैं इनको क्या करती है सरकार, इनको सरकार बहुत प्रकार की कर की छूट देती है, यानी इन लोगों को, यानी प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करे, ज्यादा करे देश के अंदर, इसके लिए सरकार क्या करती है, इन लोगों को जैसे टैक्स वगैरह में छूट देती है। सरकार इनको सस्ते दामों पर बिजली मुहैया कराएगी ताकि प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं उनके लाभ बढ़ सकें, और जब उनके लाभ बढ़ने की आशा होगी तो वो सभी यानी निजी निवेशक सारे भारत के अंदर क्या करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, निवेश करने लगेंगे, यानी वो सभी कंपनियां स्थापित करेंगे। और जैसे ही कंपनियां स्थापित करेंगे
तो भारत में रहने वाले जो मतलब लोग जो हैं उनको रोजगार मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब आपको उत्पादन बढ़ाना होगा तो उत्पादन बढ़ाने के लिए फैक्टर सर्विसेज चाहिए होंगी, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप यानी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, वो सारा भारत से ही मिलेगा। और जब यानी भारत के लोगों से ही मिलेगा, तो जब भारत के लोगों से मिलेगा तो इसके बदले में उनको रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय बढ़ेगी और ये भारत के लिए पूरे अच्छा होगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है क्या है सरकारी बजट का, कि जीडीपी में समृद्धि करना। जीडीपी में यानी अर्थात एक देश के जो उत्पादन जो है उस उत्पादकता में वृद्धि करना। ठीक है, आइए अब दूसरा उद्देश्य जानते हैं। दूसरा उद्देश्य है संसाधनों का आवंटन। यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखिए, या अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, तो संसाधनों का आवंटन है क्या? देखिए, संसाधनों का आवंटन का मतलब ये है, देखिए कि जो प्राइवेट जो सेक्टर होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उनका मोटिव जो होता है क्या करना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, जब वो उनका काम है भाई लाभ कमाना, तो वो क्या करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर केवल उस सेक्टर में, यानी कि जो अमीर लोग हैं यानी रिच पीपल्स हैं, यानी अमीर जो वर्ग है समाज का, उन अमीर वर्गों के लिए क्या करेंगे, कोई भी गुड्स या सर्विसेज यानी वस्तु या सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। और जब क्या करेंगे, कहने का मतलब है कि जो समाज का जो निजी वर्ग है, जो निजी क्षेत्र जो है उत्पादन का, वो क्या करता है, वो अमीर लोगों को ध्यान में रखकर उत्पादन करता है। क्योंकि अमीर लोगों को जो वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसमें लाभ की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अब जिसके कारण यहाँ पर ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो गरीब वर्ग है यानी पुअर पीपल्स हैं उनकी अवहेलना करता है। तो अर्थात अगर कोई प्रोडक्शन या कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो केवल क्या होता है, उससे अमीर वर्ग को तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन समाज का जो गरीब वर्ग है वो वंचित रह जाता है, यानी उनको संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि सरकार के द्वारा बजट नीति के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था करना जिसके माध्यम से क्या हो सके, अमीर के साथ साथ ये जो गरीब जो व्यक्ति है इसको भी संसाधन उपलब्ध हो सके, ये सुनिश्चित कराना काम किसका होता है, सरकार का होता है, जो कि बजट के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब है आपका इसी के साथ साथ अब देखिए, अब जब ये जो समाज का वो जो उत्पादन के जो क्या है प्राइवेट जो सेक्टर है, ये क्षेत्र के लोग क्या, यानी ये निजी क्षेत्र के निवेशक जो हैं, ये सभी क्या करेंगे, ये प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से क्या करेंगे। अब जैसे आप देखिए अल्कोहल, आपने देखा है कि जो शराब वगैरह जो है, शराब बेचेंगे भाई, सिंपल सी बात है कि शराब में ज्यादा क्या होता है, लाभ होता है। तो इस वजह से क्या होगा, शराब होगा, सिगरेट हो गया, ऐसी बहुत सारी जो क्या है ऐसी वस्तुएं जो मतलब नशे की वस्तुएं होती हैं, लेकिन इसको समाज में बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, जिसके कारण इसमें लाभ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये सारी आदत की वस्तु होती है, जैसे गुटखा वगैरह हो गया। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, ये जो प्राइवेट कंपनियां होती है लाभ कमाने के चलते, भारत में देखिए गुटखा वाली कंपनियां हैं, कितना ज्यादा गुटखा का विज्ञापन करवाती हैं, शराब, ये सारे नशे की चीजें बेची जाती हैं। हालांकि देखिए ये बिल्कुल भारत में ऐसा सिस्टम चल रहा है, देखिए कि मतलब पहले हम मतलब पूरा अगर एक विस्तारित रूप से अगर हम थोड़ा ध्यान दें और समझने का प्रयास करें तो देखिए क्या हो रहा है कि जैसे आप खुद देखिए भारत के अंदर बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारे जो समस्याएं जो हैं, उन समस्याओं के पीछे आप जाएंगे तो मुख्य कारण शराब
और ये गुटखा उटखा खाना, ये सारी चीजें क्या है, ये मुख्य कारण पाई जाती हैं। अब देखिए, शराब के कारण बहुत सारे लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट होना, तमाम प्रकार की चीजें हो रही होती हैं। ठीक, अब देखिए, जब अब सरकार को, भाई सरकार चाहे तो शराब को बंद कर दे, शराब का भारत के अंदर इतना इतना स्ट्रिक्ट कर दे कि लोग आसानी से शराब वगैरह ना पी पाए। और जब शराब अगर बंद हो जाएगी और लोग शराब नहीं पियेंगे, तो उस केस में जो एक्सीडेंट हैं, ये लड़ाई झगड़े हैं फालतू टाइप के, वो क्या हो जाएंगे, वो थोड़े कम होंगे, जिसके कारण पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा आराम होगा। अब देखिए, लड़ाई झगड़ा करके आधी पुलिस, आधे डिपार्टमेंट वही लगा हुआ होता है, आधे कोर्ट में केस चल रहा, लड़ाई झगड़ा करने के यही केस चल रहे होते हैं। इसके पीछे शराब, दिमाग, मानसिक संतुलन किसी का खो गया शराब पीने से, किसी को मार दिया, किसी को लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो मतलब पहले गंदगी फैलाई जा रही है, मतलब सरकारें शराब को बढ़ावा देती हैं। आप देखिए, दिल्ली हो, हरियाणा हो, कहीं पे भी चले जाइए, आपको अस्पताल और विद्यालय हर 100 मीटर पे मिले ना मिले, लेकिन इस बात की गारंटी है हिंदुस्तान के अंदर, आपको हर 100 मीटर पे चारों दिशाओं में दारू के ठेके, शराब के ठेके आपको मिल जाएंगे। तो ये भारत के हालात हैं। अस्पताल आपको नहीं मिलेगा, आपको विद्यालय नहीं मिलेगा हर 100 मीटर पे, लेकिन शराब और दारू के ठेके आपको जरूर मिल जाएंगे। अब सरकार क्यों इन लोग, बल्कि अभी रिसेंटली पिछले साल दिल्ली सरकार ने बहुत ज्यादा शराब के जो ठेके हैं, यानी टेंडर जो है, वो अलॉट किए। और हरियाणा सरकार भी इस साल, यही अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी उसमें, कि हरियाणा सरकार भी शराब के जो टेंडर हैं अलॉट, इवन हर राज्य की सरकारें यही काम कर रही हैं, सारी एक जैसी हैं। अब देखिए, अब ये लोग ये सब दे रहे हैं, अब शराब पीने से लोग लड़ाई झगड़ा, सेहत खराब करेंगे, लड़ाई करेंगे, फिर कानून कोर्ट कचहरी होगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, आधे आधे मतलब आधा वकील, आधा सिस्टम वहीं लगा हुआ है, आधा पुलिस वाले यहीं परेशान है। मतलब पूरा कितना कोलैप्स हो रहा है, कितना रिसोर्स जो है हिंदुस्तान का अनावश्यक, यानी पुलिस फोर्स वगैरह, तमाम वकील तमाम जरूरी काम छोड़ के ऐसे ऐसे केस में लगे हुए हैं। अब सोचिए, अगर ये शराब बंद हो जाए तो ये इनका बर्डन जब कम हो जाएगा, तो ये रिसोर्स कहीं और तो यूज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहती। सरकार को भैया अब देखिए, जैसे अब दो व्यक्ति, आप अगर अकेले घर में बैठ के कोई सट्टा लगा रहे हैं, कोई बैट लगा रहे हैं, आप क्रिकेट खेलते वक्त कोई आपस में सट्टा लगा रहे हैं, तो वो कानूनी जुर्म है। लेकिन जैसे ही आप अगर सट्टा लगा रहे हैं, उसमें सरकार को बोल दें ठीक है हम 30% आपको दे देंगे, तो आप लीगल हो जाएंगे। यानी चोरी आप अकेले कर रहे हैं तो भैया आप चोर हैं। अगर आप चोरी के अंदर सरकार को शामिल कर लेंगे, तब आप बहुत भले आदमी हैं और बहुत ईमानदार हैं, अब तब कोई समस्या नहीं है। तो हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसे चल रहा है। चलिए, हम तो इस पे बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ये है। देखिए बच्चे, तो ये जो संसाधन जो है, ये मेरा कहने का मतलब है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो उससे प्रॉफिट कमाने से मतलब है। वो दारू बेचेगा, वो गुटखा बेचेगा। अब देख लीजिए, देश में हमारे यहाँ जो हीरो, बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन हैं, चाहे क्रिकेटर्स वगैरह, जो है सब गुटखा उटखा बेच रहे होते हैं। बेचारे इतने गरीब है, खाने के लाले हैं, उनको रोटी नहीं भाई मिलती होगी, इस वजह से बेचारे गुटखा उटखा बेच के प्रचार कर देते हैं, विज्ञापन करते हैं, खुद भी घर में खाते होंगे, अपने बच्चों को खिलाते होंगे, तो भैया वो अपनी आदतें बता रहे होते हैं। तो ठीक है, गरीब आदमी मदद करनी चाहिए, ठीक है, चलता है भाई। चलिए, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये समाज कल्याण को हानि पहुंचाती हैं। जो मैं सारी बातें मैं बोल रहा था, समस्याएं जो है ओवरऑल समाज कल्याण को, यानी सोशल वेलफेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो भाई, अब जब ये सारी चीजें, अब सरकार इन सब चीजों को कागजी तौर पर बजट के माध्यम से कैसे इन सब चीजों को कैसे रोकने का प्रयास कर सकती है। बहुत सारे तरीके हैं सरकार के पास, लेकिन सरकार डायरेक्ट रोकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार को जो रेवेन्यू होता है, अभी इसमें पढ़ेंगे हम आगे, देखिए, जो सरकार को खर्चे करना, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो पैसा कैसे लेती है सरकार, देखिएगा। तो सरकार क्या करेगी, ये जो सेक्टर है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अगर प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ऐसी कोई भी कार्य कर रहा है जिससे समाज कल्याण को हानि पहुंचने की संभावना है, तो ऐसे केस में सरकार इन पे भारी मात्रा में कर लगा देती है, टैक्स लगा देगी। और जैसी टैक्स लगाएगी, और टैक्स लगाकर ये पैसा ऐसी जो कंपनियां हैं, ऐसे जो
व्यवसाय हैं, ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनसे समाज कल्याण में वृद्धि होती है। जैसे आप देखिए खादी भंडार, आप जानते होंगे, ठीक है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, जैसे आप देखिए गांधी जी को आपने देखा है हाथों से वो चरखा चलाते हुए, तो जब वो जो उनका जो चरखी सी होती थी ना, उससे वो जो धागा जो होता था, धागा को बुनते थे, फिर उससे बुनाई, कढ़ाई बुनाई होती थी, तो एक जो कॉटन का एक कपड़ा बहुत ही शानदार तैयार हो जाता था, ठीक है। अब ओवरऑल जो खादी जो चीजें हैं, खादी भंडार की जो चीजें हैं, तो खादी में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होती है, यानी श्रम प्रधान तकनीक का यूज किया जाता है, उसमें लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो जिसके कारण उसकी उसमें रोजगार मिलता है। और जब रोजगार, भारत में वैसे ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो भाई भारत को तो रोजगार की जरूरत है, तो सरकार क्या करती है, सरकार बजट के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर पर जिनसे समाज कल्याण, जिन कार्यों से, जिन व्यवसायों की वजह से, जैसे शराब, सिगरेट, अल्कोहल वगैरह की वजह से, तो इन पे भारी मात्रा में कर लगाकर यहाँ से पैसा इकट्ठा करके, जैसे खादी उद्योग भंडार जैसे हैं, इन लोगों पर क्या करती है, आर्थिक सहायता के रूप में इनके जगह जगह भंडार खोलती है, यहाँ पर पैसा खर्च करती है। और जब यही खादी भंडार खोला जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा होता है, जिससे समाज कल्याण में वृद्धि होती है। तो इसी को बोला गया है संसाधनों का आवंटन, यानी सरकार का काम क्या है, सरकार बजट के माध्यम से इस तरीके से नीतियां तैयार करे ताकि देश के अंदर जो क्या है, जो निजी कंपनियां जो भी कोई कार्य कर रही हैं, उससे जो अगर समाज कल्याण को हानि होती है तो उस पे भारी मात्रा में कर लगाकर उसको निरुत्साहित करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ जो ऐसे व्यवसाय हैं, छोटे बड़े व्यवसाय हैं जो समाज कल्याण उत्पन्न करते हैं, समाज कल्याण को बढ़ावा देते हैं, उन पे क्या करे, उन पे सरकार खर्चा करे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना ही सरकार संसाधनों के आवंटन के माध्यम से करती है और सरकारी बजट के माध्यम से कर रही होती है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक, ठीक है। अब तीसरा है सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। तीसरा हमारा पॉइंट है, क्या है, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान, यानी क्या करना, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है। अब आपको लगता है सार्वजनिक वस्तु क्या होती है, यानी पब्लिक गुड्स क्या होता है। देखिए, एक होता है पब्लिक गुड्स और एक होता है प्राइवेट गुड्स, यानी एक हो गया सार्वजनिक वस्तु और एक हो गया निजी वस्तु। तो जो सार्वजनिक वस्तु है वो क्या होती है समझिएगा। देखिए, पहले हम प्राइवेट वस्तु, निजी वस्तु के बारे में, निजी वस्तु से तो आप भली भांति अवगत हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा शर्ट है, ये मेरा निजी है, मेरा खुद का शर्ट है, ठीक है। अब इस शर्ट को ऐसा नहीं कि कोई दूसरा भी आके मांग के ले जाएगा, कोई भी आएगा वो पहन सकता है। मेरी बाइक, जैसे आप सबका खुद का घर होता है, आपकी पर्सनली ओनरशिप उसके पास होती है, आपकी बाइक खुद की है घर में, ठीक है। आपने फोन खरीद रखा है, वो आपका निजी फोन है, कोई दूसरा इस फोन का उपयोग नहीं कर सकता। समझ आ रहा है आप लोगों को, तो उसे निजी वस्तु बोला जाता है, जिसपे स्वामित्व केवल एकल व्यक्ति का होता है, किसी एक व्यक्ति का होता है। वहीं दूसरी तरफ, और जब स्वामित्व एक व्यक्ति का होता है, उसका उपयोग भी वही कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक वस्तु की बात की जा रही होती है, तो ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं, पूरा समाज कर रहा होता है। जैसे आप देखिए, आपकी गली में कोई सड़क बना दी जाती है, तो ये सड़क जो होती है, ऐसा नहीं है आप किसी को रोक दोगे भैया इस सड़क से नहीं जाएगा, सार्वजनिक वस्तु है, सार्वजनिक वस्तु है वो एक तरीके से, ठीक है। पार्क आपके अगर सार्वजनिक पार्क बना दिया गया, पार्क में आप ऐसा नहीं बोल सकते किसी व्यक्ति को भैया तू नहीं आएगा, तू नहीं आएगा, तू नहीं आएगा। अगर सरकार ने कोई पार्क बनाया है तो वो सबके लिए है, ठीक है। कोई सरकारी विद्यालय है, अगर सरकार ने विद्यालय बनाया तो भैया विद्यालय में आप किसी व्यक्ति को आने, किसी को पढ़ने से बच्चे को रोक नहीं सकते हैं, सबके लिए वो विद्यालय है, ठीक है। ऐसे ही सुरक्षा संबंधित जो खर्चा करती है सरकार सुरक्षा पर, ठीक है, तो अब देखिए जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, अब कानून व्यवस्था है,
अब कानून व्यवस्था पर अब मान लीजिए कोई किसी, ऐसा नहीं है कि कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर किसी को भी कोई समस्या होती है तो वो कानून उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कानून बोलेगा भैया हम तुमको नहीं देंगे, ठीक है, हम तुमको ही देंगे, यानी कि ऐसा नहीं बोल सकता। कानून सबके लिए समान है और सबको सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें हैं जो क्या होती हैं बच्चे, जो समाज में जिसका बेनिफिट सभी लोग उठा रहे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पब्लिक गुड्स कहा जाता है। यानी ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग समाज का सभी वर्ग करता है, सभी लोग करते हैं, उन्हें हम सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। अब यही सरकार बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है, ये सुनिश्चित करती है, योजनाएं बनाती है कि भैया हमें सड़कें कहाँ कहाँ बनानी है। अब देखिए हम शिव दुर्गा विहार में रहते हैं, फरीदाबाद के क्षेत्र में। हमारे यहाँ एक फाटक रेलवे पुल बनना था। अभी मुझे खुद ध्यान में रहते हुए 15-16 वर्ष हो गए हैं, पुल आज तक नहीं बन पाया है, ठीक है। और हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है, उस बजट में कितनी बार ऐसी घोषणाएं की जा चुकी है उस पुल के लिए, इस तरीके से पैसा खर्चा किया जाता है। जैसे अभी हरियाणा में, इवन पूरे भारत में ये चल रहा है, हर घर जल एक नीति चल रही है। तो हम जिस क्षेत्र फरीदाबाद क्षेत्र में रहते हैं, हर घर जल के माध्यम से हमारे यहाँ हर घरों में जल आना चाहिए था। और यहाँ तक कि अभी पिछले वर्ष जब मोदी जी हरियाणा में आए थे, तो हरियाणा में उनको गलत सूचनाएं प्रदान की गई यहाँ के नेताओं के द्वारा कि हरियाणा के अंदर हर घर के अंदर जल पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन जमीनी स्तर पर किसी के पास भी जल, मतलब एटलीस्ट हमारे एरिया में, हम जैसे शिव दुर्गा विहार में रहते हैं, तो यहाँ किसी के घर में अभी जल नहीं पहुंचा है, ठीक है। और कहने के लिए इस जल पर लगभग एक आरटीआई के माध्यम से, एक समिति के सूचना के आधार पर आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि लगभग 80 से 85 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जा चुके हैं। अब देखिए हमारे क्षेत्र में इतने बड़ा बजट खर्च किया जा चुका है, लेकिन उसका कोई चीज देखने को मिला। सीवर की व्यवस्था, सीवर लाइन हमारी शिव दुर्गा विहार में बिछाई गई, सीवर लाइन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो चुका है, लेकिन अभी भी जनरली विकास लोगों के लिए क्या होना, लोगों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए। लेकिन जब अगर विकास की जो लीडरशिप अच्छी नहीं होगी और जो काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो विकास से जितनी सुविधा आप अपेक्षा करते हैं उसी का उतना ही नुकसान झेलने को पड़ता है और उतना ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम वर्तमान जिस समय में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में शिव दुर्गा विहार में, यहाँ बहुत ही बुरी हालात है। सीवर, जितना लोग बिना सीवर, यानी जब नॉर्मल नालियां थी तो इतनी दिक्कत नहीं, तो उससे कहीं ज्यादा समस्याएं लोगों की बढ़ गई है सीवर बना देने से। तो आप सोच सकते हैं। तो चलिए मैं आपका तब भी समझाता हूँ कि देखिए, तो मैं यही बोल रहा था, तो ये सारी जो चीजें हैं, सीवर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, ये सारा पब्लिक गुड्स के अंतर्गत आता है। और ये सारी जो सर्विसेज हैं, और ये सारी जो सेवाएं हैं, ये जो सारी जो पब्लिक गुड्स की व्यवस्था है, कब पुल बनेगा, क्या बनेगा, आप डायरेक्ट जाके किसी नेता को बोलेंगे, वो डायरेक्ट नहीं बनवा सकता। वो क्या करता है, वो अर्जी लगाता है अपने बड़े नेता से, अब फिर जाकर वो क्या करते हैं, ये देखते हैं, और जब बजट बनता है तो उस बजट में से, उस पैसे में से कुछ पैसा निकाल कर उस काम को करने के लिए अलग से निकाला जाता है और व्यवस्था की जाती है। तब जाकर आपके गलियों में सड़कें बनती हैं, तब जाकर सीवर लाइन बिछती है, तब जाकर पुल बन रहा होता है, तब जाकर पार्क बन रहा होता है, तब जाकर विद्यालय स्थापित हो रहा होता है, तब जाकर अस्पताल बन रहा होता है। आप एकदम से जाएंगे और तुरंत आपको काम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समय लगता है, एक तरीका है काम करने का, प्रोटोकॉल होता है। तो वही प्रोटोकॉल इसमें। तो अब जब सरकार बजट बनाती है तो सरकार देश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ ऐसे तय करती है कि हम कैसे पुल, हम कितना बुलेट ट्रेन पे पैसा, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट लाएंगे, ये लाएंगे। तो अभी देखिए, अभी रिसेंटली मोदी जी ने पता नहीं
16,000 करोड़ की, पता नहीं कितने करोड़ का अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट क्या क्या लॉन्च किया है, मतलब बजट के माध्यम से यही सारा बताया गया बजट में। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात ध्यान रखना है, तो इसमें यही होता है। ठीक, चौथा है आपका आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। चौथी जो बजट का चौथा जो उद्देश्य है, आय तथा बजट का आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण करना। आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब कि देश के अंदर क्या करना, जो अमीर लोग हैं, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं, ठीक है। तो आपको पता है अमीर और गरीब की जो आय है इनमें बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। भारत जैसे देश में तो बहुत ज्यादा, इसी को ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर, आय का वितरण बोला जाता है। जिस देश में आय का वितरण जितना असमान होता है, अनइक्वल होता है, उस देश में गरीबी बहुत ज्यादा पाई जाती है, वहां बड़ी ही समस्या पाई जाती है। ठीक है। और जिस देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होता है, समान होता है, उस देश की व्यवस्था ज्यादा बेहतर होती है, वहां के लोग ज्यादा खुश होते हैं, कुशल होते हैं, अपनी प्रजा से, अपने नेताओं से, अपनी व्यवस्था से ज्यादा खुश रहते हैं। ठीक है। तो अब लेकिन भारत में अफसोस कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत ज्यादा क्या है, अनइक्वल है, यानी असमान है। अर्थात भारत में रहने वाले लोगों की आय में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। देखिए, एक ही प्रकार के काम के लिए, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप डी, एक लेबर वर्क का काम है, तो उस काम के लिए यदि आप, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी वर्क के लिए अगर आप सरकारी किसी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो आपको 30, 35, 40 हजार रुपए आपकी सैलरी हो जाती है। अब लेकिन वही आप क्या कर रहे होते हैं, वही किसी प्राइवेट कंपनी में, तो उसमें आपको 20-25 हजार रुपये मिल जाएगा, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड अच्छी कंपनी है। वही किसी छोटी फर्म में काम करे, वहां आपको 10,000 में काम करा दिया जाएगा, 8,000 में काम करा दिया जाएगा। यानी काम सेम कर रहा है व्यक्ति, लेकिन आय अलग अलग पाई जा रही है। तो इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आय के वितरण में बहुत असमानता पाया जाना। अब भारत में जो पूरा वर्ग जो है, उसमें अमीर और गरीब को बांटा जाता है अलग। अमीर लोग जो हैं, अमीर लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम है, और जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम का सोर्स, यानी उनकी इनकम बहुत ही कम है। तो अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा अंतर है। तो सरकार बजट के माध्यम से अमीर लोगों पर बहुत भारी मात्रा में क्या लगाती है, कर लगाती है। यानी इन पे बहुत ज्यादा कर लगाकर क्या करती है, कर लगाकर इन पैसों को और अमीर लोगों पर टैक्स लगाती है, जिससे इनकी आय में क्या आती है, यानी इनकी इनकम में थोड़ी कमी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो गरीब लोग होते हैं उनको आर्थिक सहायता, यानी कि सब्सिडी प्रदान करती है। जैसे आप देखिए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर देना, खाद्यान्न राशन, आपने देखा ना, आपको कोटा पे राशन मिलता है ना, बीपीएल धारकों को सरकार बहुत ही सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराती है। जैसे आपके आसपास जो सरकारी राशन की जो दुकानें हैं, तो राशन की दुकान में जो लाइन लग के आप लोग लेते हैं, वो सारा यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद एलपीजी हो गया, बीपीएल हो गया, ठीक है। ऐसे करके सरकार तमाम प्रकार से आर्थिक सहायता, पेंशन वगैरह देना, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह, ये छात्र स्कॉलरशिप देना, ये सारे काम सरकार कर रही होती है। जब ऐसा सरकार करती है तो अमीरों की जो इनकम जो होती है उसमें कमी होती है और गरीब की आय में वृद्धि होती है। तो अमीर वर्ग की इनकम में कमी होना और गरीब वर्ग की आय में वृद्धि होने से दोनों की आय में जो अंतर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। यही प्रयास करती है सरकार आय तथा संपत्ति के पुनः वितरण में, किसके माध्यम से, सरकारी बजट के माध्यम से। ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है संतुलित प्रादेशिक वृद्धि, यानी आपका पांचवा जो पॉइंट है
वो है संतुलित प्रादेशिक वृद्धि। संतुलित प्रादेशिक वृद्धि का मतलब बैलेंस रीजनल ग्रोथ, अर्थात भारत के अंदर, भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत में जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों का, सभी राज्यों का एक समान विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत के कुछ जो क्षेत्र हैं, यानी कुछ जो राज्य हैं, जैसे भारत के यानी शहरी जो क्षेत्र हैं, उनका डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या और अन्य जो क्षेत्र हैं उनका विकास ना हो। तो ऐसा नहीं कि भारत के अन्य राज्य पीछे हो जाएं और कुछ राज्य ही आगे रहें। तो सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर, यानी सरकार करती क्या है, पूरे भारत में ऐसे ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित करती है जिन्हें हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक क्षेत्र, उसमें उनको चिन्हित कर लेती है कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़े हैं, और फिर उसमें जाकर क्या करती है, बजट के माध्यम से नीतियां बनाती है और अपने फंड उनके डेवलपमेंट के लिए उन पे खर्चा करती है, ताकि जो पिछड़े हुए राज्य हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वो भी उठकर क्या आ सकें, अन्य सभी राज्यों के भली भांति उनके साथ आ सकें, उनके समान विकसित हो जाए। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली देखिए बहुत से ऐसे पिछड़े क्षेत्र, जैसे मोदी जी की बीजेपी सरकार की योजना में कि जगह जगह गांव को गोद ले लिया गया। तो ऐसे ऐसे गांव जो पिछड़े हुए हैं उनको बड़े बड़े नेताओं को बोला गया कि आप गोद ले लीजिए, गोद लेने का अर्थ है उस पर विशेष ध्यान दीजिए ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। तो वो सब बजट के माध्यम से ही इसमें किया जाता है। तो संतुलित प्रादेशिक वृद्धि का अर्थ है कि भारत की सभी राज्यों का, सभी क्षेत्रों का एक समान विकास होना, और इसके लिए सरकार बजट के माध्यम से नीतियां तैयार करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करती है जो पिछड़े हुए हैं, और फिर उन पे सरकार नीतियों यानी प्लानिंग के माध्यम से उनका विकास करने का प्रयास करती है। अब है हमारा रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो रोजगार के अवसर प्रदान करना एक इसी टॉपिक का एक हिस्सा है, अलग से भी आप लिख सकते हैं। यानी सरकार को करना क्या है, सरकार को इस तरीके से योजनाएं बनानी है कि ताकि, यानी सरकार को, जैसे आप देखिए सरकार जो भर्तियां निकालती हैं, है ना, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब निकालती हैं, रेलवे में जॉब निकालती है, ऐसे ही सरकार को क्या करना, एक ऐसी रोजगार की ऐसी व्यवस्था करना और ये तय करना, ये देखना कि भारत में जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके पास कितने जगह खाली हैं, कितने लोगों को रोजगार वहाँ दिया जा सकता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ अभी बहुत सारे पद जो हैं खाली हैं, नियुक्तियाँ बहुत सारी खाली हैं, टीचर की कितनी भर्तियाँ करनी है, ये सारी व्यवस्था देखकर एक बजट के माध्यम से इसको क्या करना, नीतियां बनाकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं इसके। तो ये भी एक बजट का अवसर होता है। छठा, ये जो आपका रोजगार के अवसर प्रदान करना। आर्थिक स्थिरता लाना, ये एक अच्छा विषय है। ठीक है, आर्थिक स्थिरता लाना क्या है बच्चे, देखिए आर्थिक स्थिरता का मतलब है कि देश, देखिए कोई भी राष्ट्र है, उस राष्ट्र में क्या होता है, मंदी और तेजी का समय चलता है, मंदी और तेजी हो सकता है। ठीक है, यानी मंदी का मतलब है डिफ्लेशन और तेजी का है इन्फ्लेशन। ठीक, यानी मंदी और तेजी किसी भी राष्ट्र के लिए, ये दोनों ही क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। मंदी का अर्थ होता है क्या करना, डिमांड का बहुत कम होना, यानी जितना इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास पैसे की कमी होने के कारण लोग डिमांड करना कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो भी इकोनॉमी में जो भी सामान बनाया गया है, वस्तुएं बनाई गई हैं, उसको खरीदा नहीं जाता, जिसके कारण अनावश्यक स्टॉक हो जाता है। और जैसे ही स्टॉक होता है तो ये सामान बिकते नहीं हैं, सस्ते दामों पे बेचना पड़ता है। और जब स्वाभाविक सी बात है, कोई भी एक बिजनेसमैन है, जब उसका सामान नहीं बिक पाता तो उसका सामान बिना बिका हुआ पड़ा रहता है, तो उस केस में अगली बार वो बहुत कम उत्पादन करेगा, और जब कम उत्पादन करेगा तो अपने कंपनी से, अपने व्यवसाय से बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाल देगा। और जैसे ही नौकरियों से निकालेगा, जैसे आप कोरोना के समय देख लीजिए, कोरोना के समय मांग कम हो गई थी, यानी क्योंकि व्यवस्था चरमरा गई थी, मतलब वही कोरोना के कारण, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया था।
क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि उनका कहना था, सवाल की बात बिल्कुल सही बात थी कि लोग डिमांड यानी उनके सामानों की डिमांड ही नहीं हो रही है। आप बनाएंगे सामान तो खरीदेगा तभी तो कोई बनाएंगे, नहीं खरीदेगा आपकी दुकान पे कोई नहीं आएगा तो आप मान लीजिए आप समोसा की दुकान खोले, समोसा कोई लेने नहीं आएगा तो बनाओगे क्या समोसा? क्यों बनाओगे भाई? तो वैसी ही बात है। तो यहाँ पर यही था। तो मंदी के दौर में भी अब जब नौकरी से निकाला जाता है तो भैया गरीब आदमी फिर मारा जाता है। फिर तेजी का दौर अगर हो, इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के दौर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर उससे कहीं ज्यादा मांग हो जा रही है। यानी कि आप दुकान में सामान 10 सामान ला रहे हैं बेचने के लिए, खरीदने वाले 20, 25, 30 लोग आ जा रहे हैं। अर्थात इसी को पूरी इकोनॉमी बेस पे समझिए, पूरे राष्ट्र में जितना उत्पादन हो रहा है उससे कहीं ज्यादा उसकी मांग हो जा रही है। अब मांग जब बढ़ती है तो कीमतें बढ़ा देती है, कीमतें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं, महंगाई होने लग जाती है। और जब महंगाई होगी तो इसका भी असर किसको पड़ता है? गरीब व्यक्तियों को ही पड़ता है। और जैसे गरीब व्यक्तियों को पड़ता है तो भैया फिर दोबारा गरीब व्यक्ति मारा जाता है। यानी कि ये दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था को असंतुलन में ला देती हैं, बड़ा ही नुकसान पहुंचाती हैं और गरीब आदमी बहुत मारा जाता है। तो इस वजह से सरकार अगर किसी देश में ये अस्थिरता का माहौल है तो इन दोनों को बजट की नीति के माध्यम से, बजट पॉलिसी के माध्यम से क्या करती है? ठीक करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो और ठीक करके देश में स्थिरता लाती है। अर्थात जितनी मांग हो रही है उतनी ही पूर्ति करने का प्रयास करती है, यानी डिमांड सप्लाई को बराबर लाने का, संतुलन में इकोनॉमी को लाने का प्रयास करती है। ठीक है, ये आपका आर्थिक स्थिरता वाला कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने यही पढ़ा है सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है। हमने तो कितने 6-7 डिस्कस कर लिए हैं। आप मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो 6 पॉइंट याद रखिएगा। और अगर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है गवर्नमेंट बजट यानी सरकारी बजट होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो 2 नंबर में सरकारी बजट की डेफिनेशन लिखिए, 4 नंबर में आप 4 पॉइंट लिख दीजिए कोई सा भी। जीडीपी समृद्धि करना, संसाधनों का आवंटन, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, संतुलन, प्रादेशिक समृद्धि, रोजगार के अवसर, आर्थिक स्थिरता। ये जैसा कोई से ही जो पसंद हो, जो याद हो, जो समझ आ रहे हैं उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, और कोई सुझाव हो तो भी आप मुझे बताइएगा। मुझे वीडियो बनाने की आदत बहुत कम है, मैंने शुरुआत की है बनाने की। आप लोग सुझाव दीजिए, मैं सुधार करूंगा और अच्छे से पढ़कर पढ़ाने का प्रयास करूंगा।